नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, रेलवे ने एनटीपीसी के लिए जो ग्रेजुएशन पदों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला, तो सबसे पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकालते ही जस्ट 1 से 2 दिन बाद उन्होंने एक और कोरिजेंडम फर्स्ट निकाल दिया, शुद्धिकरण निकाल दिया, है ना। जो उनका नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ करेक्शन किया, जोन को लेकर के करेक्शन किया, सिग्नेचर के साइज़ को, फोटो के साइज़ को, तो इन सभी को लेकर के उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया। उसके जस्ट बाद फिर से उन्होंने एक नोटिस निकाला हुआ है और ये नोटिस है, इसको हम कह सकते हैं कि आपके सवाल थे और रेलवे ने उसका जवाब दिया है। तो ये जवाब बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से है, जिसको हम कहते हैं FAQs, है ना। तो देखते हैं कि छात्रों के क्या जवाब थे और जो रेलवे है जो उन्होंने क्या अपने हिसाब से उसका रिप्लाई दिया हुआ है। बिल्कुल एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है दोस्तों, रेलवे ने दिया आपके सभी सवालों के जवाब। और क्या आपके सवाल हैं, है ना। सवाल देखिए बहुत सारे हैं। छात्रों ने सवाल क्या क्या पूछा है कि भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैं अपेयरिंग हूँ, है ना, मैं इस कोटा के अंतर्गत आता हूँ, क्या मुझे रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा पैसा रिफंडेबल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हैं, है ना, 30-32 सवाल हैं। और जो उसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण है उस सवाल को मैं आपके सामने पेश करूंगा और देखता हूं कि क्या उसका रेलवे ने जवाब दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो बिल्कुल दोस्तों एक विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है ना। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इसको इंग्लिश के फॉर्मेट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ से है, देखिए ये इंग्लिश फॉर्मेट में है ना। जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश समझे और जिसको हिंदी आती है वो हिंदी समझे, है ना। तो मैं आपको हिंदी की तरफ लेकर के चलता हूँ ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है सवाल और जवाब। ध्यान से सुनिएगा। इसमें से देखिए, ये सेशन उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जो फॉर्म अभी तक नहीं भरे हुए हैं, है ना। जो फॉर्म अभी तक नहीं भरे हुए हैं, 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है ना। और फिर आप बहुत से छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म भर चुके हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो अभी भर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी तो टाइम बचा हुआ है, तो छात्र चीज़ों को पहले समझ रहे हैं, इसके बाद फॉर्म को भर रहे हैं। तो जो छात्र फॉर्म को नहीं भरा हुआ है उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा ऐसे छात्र जो कि एनटीपीसी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, किसी के लिए भी दोस्तों, सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला नंबर इनका क्वेश्चन क्या है कि भाई प्रारंभिक तिथि क्या है। किसी ने पूछा होगा कि इस सीएन की प्रारंभिक तिथि क्या है, तो इन्होंने देखिए बोला है कि 14/9/2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। फिर आवेदन जमा करने की तिथि तो ये है 15 अक्टूबर 2024, 23:59 बजे तक, ठीक है। फिर संशोधन की तिथि, यानी कि किसी ने पूछा होगा, कोई छात्र रहा होगा जिसने पूछा होगा रेलवे को कि भाई आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या है, तो इन्होंने क्या बोला है कि संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी। यानी कि आपने अभी तक आपने अगर इसमें फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और आपका फॉर्म में कोई ना कोई गलतियां हो चुकी हैं, आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं, तो बेशक विंडो ओपन है, लेकिन वो वाली विंडो ओपन नहीं है जिसके माध्यम से आपको करेक्शन करना है। वो विंडो कब खुलेगी? जब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही वो खुलेगी। और फिर आपका 16/10 से 25/10 तक आपका यहाँ पर विंडो ओपन रहेगी। इस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, केवल और केवल करेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये रेलवे ने आपके लिए बताया हुआ है। और जितने बार आप करेक्शन करेंगे उतने बार आपको देखिए प्रत्येक अवसर पर 250 रुपये आपको क्या करना होगा, संशोधन शुल्क देना होगा, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। फिर सवाल है कि मेरे अंतिम परिणाम 13 अक्टूबर, हाँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा कि मेरे अंतिम परिणाम 13 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? देखिए, इन्होंने कहा है कि नहीं, क्योंकि 13 अक्टूबर लास्ट फॉर्म अप्लाई करने का डेट है ना। और फॉर्म अप्लाई करने के डेट के बाद इनका जो है वो रिजल्ट आएगा, अंतिम रिजल्ट आएगा। तो ये पूछ रहे हैं क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो रेलवे ने बोला है, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते।
है ना। फिर खाता बनाने के लिए क्या आवश्यक है, वही मोबाइल नंबर, है ना, और फिर आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता है, ठीक है ना। फिर है कि मैंने CN01 2024 के लिए एक खाता बनाया है, क्या मुझे CN05 2024 के लिए एक और खाता बनाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सुनिएगा नहीं। क्या होता है कि बहुत से छात्र गलती क्या करते हैं कि जब रेलवे में जाते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं रेलवे में, यानी कि एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, पहली बार उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया ALP के लिए और आधार कार्ड के साथ वेरीफाई किया अपने आप को। फिर वैकेंसी आई टेक्नीशियन का, उन्होंने एक और रेलवे में अकाउंट बना दिया और वेरीफाई किया पैन कार्ड से। फिर वैकेंसी आई आपकी RPF की, तो उन्होंने एक और रेलवे में अकाउंट बनाया और फिर अपने आप को वेरीफाई किया वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस से। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम पर अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और अलग अलग आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप को लॉगिन करेंगे, तो आपका तीनों का तीनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये 100% सत्य बात है। इसलिए एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको लॉगिन होना है रेलवे पर और उसी के थ्रू, उसी ID पासवर्ड के थ्रू आप उसको दोबारा खोलेंगे साइट पर जा करके, और फिर जिस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है बस आपको अप्लाई करना है। अकाउंट क्रिएट आपको एक ही बार करना है ना। तो यही किसी ने पूछा, ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है। इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंट बनाने की क्या प्रक्रिया है ये सभी को पता है ना। OTP वगैरह भेजा जाता है और आप अपना अकाउंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, एक OTP आता है, ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर क्या मैं खाता बनाए विवरण संपादित कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डाल रखा है अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। खाता बनाने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए, है ना। क्या मैं आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकता हूं, किया जा सकता है। मोबाइल का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेगी, है ना। इसलिए आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के लिए बोला जाता है। इसकी सलाह दी जाती है कि भाई इसी से आप फॉर्म को भरिए, क्योंकि बहुत से ऑप्शन होते हैं ना जो आप मोबाइल क्रोम में जाकर के खोलते हैं ना, तो भी गूगल क्रोम में जाकर के लिंक ओपन करते हैं तो भी वहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं रहते, ठीक। फिर लॉगिन करने की प्रक्रिया, CN05 में कितने वेतन स्तर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो नोटिफिकेशन में भी देखा जा सकता है। क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग RRBs में आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक ही RRBs में आपको फॉर्म भरना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या मैं एक से अधिक RRB में आवेदन कर सकता हूं? ये भी एक बहुत ही अच्छा इनका सवाल है। क्या मैं एक से अधिक RRB में आवेदन कर सकता हूं? जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया भोपाल जोन में, है ना। अब आप, जैसे कि मैं हूं विजय सिंह, मैंने RRB भोपाल में फॉर्म अप्लाई किया क्लर्क के लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक टाइपिंग अकाउंटेंट टाइपिंग के नाम से ऐसी पोस्ट है ना, उसमें भी मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं और मैं उसको अप्लाई कर देता हूं अहमदाबाद जोन से, है ना। तो कैंडिडेट एक ही हो गया, लेकिन 2 जोन में उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। तो ऐसे केस में फॉर्म आपके रिजेक्ट होना ही होना है। इसलिए इन्होंने क्या जवाब दिया है कि नहीं, आप नहीं कर सकते। क्या मैं एक ही RRBs में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। मैंने लेजिक सर्जरी करवाई है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? देखिए, लेजिक सर्जरी अगर किसी ने कराया है तो वो कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन में। कंडीशन क्या है कि जिसके लिए, जिस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2, A3 रखा गया है, उसके लिए दोस्तों आप नहीं कर सकते। उसके अलावा B1 और B2 पदों के लिए आप कर सकते हैं। किसके लिए? जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 और B2 रखा गया है, उस पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं, अन्यथा उसके अलावा और किसी में नहीं कर सकते, है ना। फिर आधार सत्यापन क्यों जरूरी है? भाई आधार सत्यापन इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा के दौरान छद्मवेश पर रोक लगाने के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है ना। बाकी यदि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं कैसे फॉर्म भरूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। लाइक आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, है ना, वोटर ID, मतदान, कर्मचारी का ID, सरकारी ID जो होता है, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का पहचान पत्र, है ना। यह अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना, लेटेस्ट वाली, ठीक है। तो इसके साथ भी आप फॉर्म को जो है ये भर सकते हैं।
ठीक है। फिर है यदि मैंने अपना नाम पहले बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज करना होगा? तो आवेदकों के नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र, अधिसूचना या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। यानी कि भाई एफिडेविट की बात कर रहा है तो भाई एफिडेविट आप बनवा लेना अपना, ठीक है। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा कि मैं अपना खाता लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भूल गया हूँ। ये तो फॉरगेट करने का ऑप्शन आता है ना। क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक है। क्या मैं अपना चयनित आरआरबीज बदल सकता हूँ? नहीं, आप चयनित आरआरबीज नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एसटी एससी के जो है उन्हीं को निःशुल्क सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है ना। और ईबीसी क्या है? इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो होता है, इसके बारे में किसी ने पूछ रखा है ना। उसका डिटेल्स इन्होंने दिया है कि जिसकी आय 50,000 से कम है वो बीपीएल कार्ड धारक है या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यालय के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र हो, है ना। ऐसे कैंडिडेट ईबीसी कहलाते हैं। फिर और भी बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आयु की गणना की महत्वपूर्ण तिथि क्या है? जबकि नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी रेलवे ने बहुत ही शिद्दत से इसका रिप्लाई दिया हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने के मापदंड क्या हैं? ये सारे चीज़ें देखिए। 8.4 में देखिए नोटिफिकेशन जो 05/2024 है, इसके 8.4 में देखिए कि ईडब्ल्यूएस के बारे में कौन सी बातें कही गई हैं, है ना। और फिर मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, है ना। नहीं, सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ और क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिटायरमेंट है ना वो 13/10/25 से पहले का होना चाहिए को, या उससे पहले का आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अगर आप रिटायरमेंट 13 अक्टूबर 2025 को या फिर उससे पहले ले लेते हैं तो फिर आप फॉर्म, मतलब कि आप जो है एक्स सर्विसमैन में काउंट किए जाएंगे। और फॉर्म तो है, आप अभी भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है। ये बहुत सारे सवाल हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करना होगा? वही जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, है ना, उनको एनओसी नहीं, जो भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है उनको, यानी कि जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कर्मचारी के रूप में वहाँ पर हैं, है ना, वो उनको एनओसी देना होता है। पीडब्ल्यूडी के विकलांगता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है सवाल। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों पद के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन प्राप्त है? स्क्राइब का मतलब होता है कि दृष्टिहीन, है ना, जो देख नहीं सकता, ठीक है, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र है? तो CBT 1 में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट पात्र हैं, ठीक है। आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, क्या मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि योग्यता विवरण भरें और जोड़े बटन पर क्लिक करें, यानी कि प्लस का एक आइकन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो और अपना क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कही गई हैं दोस्तों। बाकी अपलोड किए गए दस्तावेजों की साइज़ क्या होनी चाहिए? अगर आप अपलोड कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ? तो शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है ना। और जो GST वगैरह लगता है वो भी सब कुछ लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत नहीं है, 61 सवाल हैं। कितने हैं? 61 सवाल हैं। क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आवेदनों की अस्वीकृति होने पर कोई शुल्क वापसी नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है? तो मैसेज आएगा, ठीक है ना, ईमेल पर एक SMS आएगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवालों के जवाब हैं दोस्तों जो रेलवे ने बड़े ही शिद्दत से दिए हैं। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आना चाहिए, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो को, इस सेशन को अन्य छात्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने फॉर्म को नहीं अप्लाई किया है तो पहले आप इसको डिटेल से पढ़िए, डिटेल से समझिए, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अपने इस इवेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा। धन्यवाद।